सोचिए एक ऐसी जंग है जिसे सबसे गरीब और बेसहारा लोगों को छत और सहारा देना था। भिखारियों के आश्रय गृह यानी कि बेगर्स होम। यही जंग बन गई बीमारी, लापरवाही और मौत का अड्डा। जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनसे उनकी इंसानियत और गरिमा भी छीन ली गई। सन 2000 में दिल्ली के लामपुर भिखारी आश्रय गृह में पीने और खाने का पानी और सामान कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से दूषित हो गया। कॉलेरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस फैल गया। कई लोग मर गए, कई बीमार पड़ गए। अब साल 2025 में 12 सितंबर के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि भिखारियों के आश्रय गृह में मानवीय परिस्थितियों को न बनाए रखना सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक उल्लंघन भी है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन के अधिकार वाले मौलिक अधिकार का हनन है ये। आज हम इस केस, और केस का नाम है MS पैटर बनाम दिल्ली राज्य 2025 सर्वोच्च न्यायालय, को विस्तार से समझेंगे कि यह केस भिखारियों के आश्रय गृह की तस्वीर कैसे बदल सकता है, उन्हें नियंत्रण के औजार से बदलकर सामाजिक न्याय के केंद्र कैसे बना सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह केस शुरू हुआ कहां से? एक त्रासदी से। साल 2000 दिल्ली का लामपुर भिखारी आश्रय गृह। पानी दूषित हुआ, बीमारी फैली, लोग मर गए। यह हादसा दिखाता है कि अंदर कैसा स्वास्थ्य, सफाई और सुविधा का संकट था लामपुर भिखारी आश्रय गृह के अंदर। वर्षों बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब कोर्ट ने पूरे भारत के सभी आश्रय गृहों के लिए व्यापक सुधारों के आदेश दिए हैं। सिर्फ इस भिखारी आश्रय गृह के लिए नहीं, जो ये फैसला है पूरे देश के भिखारी आश्रय गृहों पर लागू होने वाला है। कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है कि भिखारियों के आश्रय गृह सजा की जगह नहीं है, बल्कि गरिमा, पुनर्वास और न्याय की जगह है। अब आगे बात करते हैं हम कानूनी सिद्धांतों की। कानूनी सिद्धांत के अंदर जो सबसे ऊपर आता है वो है अनुच्छेद 21, यानी कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार। कोर्ट ने कहा लापरवाही केवल प्रशासनिक गलती नहीं है, यह एक संवैधानिक उल्लंघन है अनुच्छेद 21 के तहत। इसका मतलब है कि अब यह सीधे सीधे मौलिक अधिकार का मामला है। अगर लापरवाही से किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो भिखारी गृह में, आश्रय गृह में रह रहा है, और उसकी अगर मौत हो जाए तो राज्य को मुआवजा देना होगा और जिम्मेवारी अधिकारियों पर भी फौजदारी क्रिमिनल लॉ के तहत हो सकती है। अब बात करते हैं आगे बढ़कर, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो स्वास्थ्य और स्वच्छता से की तरफ जो दिशा निर्देश दिए हैं भिखारी आश्रय गृहों के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, उसमें जो दिशा निर्देश थे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, वो क्या थे? वो ये थे कि हर नए व्यक्ति की 24 घंटे के भीतर मेडिकल जांच होनी है। कि कोई भी अगर नया व्यक्ति भिखारी आश्रय गृह के अंदर आएगा, तब उसकी 24 घंटे के अंदर डॉक्टरी जांच होगी, 24 घंटे के अंदर। दूसरा, हर महीने सभी का हेल्थ चेकअप होगा। तीसरा, बीमारी पर नजर रखने के लिए डिसीज सर्विलांस और अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। और चौथा, साफ पीने का पानी होगा, साफ टॉयलेट होंगे और नियमित पेस्ट कंट्रोल भिखारी आश्रय गृह का किया जाएगा। अब ये सब अनिवार्य हैं पूरे भारत के अंदर, ऐसे दिशा निर्देश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस के अंदर आधारभूत ढांचा और क्षमता के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दिए। वो इस प्रकार हैं। कोर्ट ने कहा कि अब भीड़ नहीं चलेगी भिखारी आश्रय गृहों के अंदर। हर आश्रय गृह का हर 2 साल में स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए
और दूसरा, समता से ज्यादा लोगों को भिखारी आश्रय गृह में नहीं रखा जाएगा। और तीसरा, रहने की व्यवस्था, हवा, रोशनी और खुली जगह अनिवार्य है। यानी अब मापदंड होंगे मानव गरिमा के। अब बात करते हैं उन दिशा निर्देशों की जो भोजन और पोषण से मेल खाते हैं, जो पोषण और उससे रिलेटेड है। भोजन को सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के अधिकार के तहत माना और कोर्ट ने आदेश दिया कि पहला, हर आश्रय गृह में अब एक क्वालिफाइड डाइटिशियन होगा। योग्य आहार विशेषज्ञ अब एक हर भिखारी आश्रय गृह में होगा। और दूसरा, स्टैंडर्ड डाइट प्रोटोकॉल होंगे ताकि पोषण की कमी ना हो। मानवीकृत आहार उचित पोषण सुनिश्चित करेंगे। यानी अब जो भिखारी आश्रय गृह हैं, उनके अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनकी संख्या नहीं बल्कि इंसान समझा जाएगा उनको। अब बात करते हैं प्रशिक्षण और पुनर्वास की। उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश है। सिर्फ जीना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में दिशा निर्देश दिए कि हर आश्रय गृह में व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरी होगा। सरकारें, एनजीओ और निजी संस्थानों से साझेदारी इस बारे में करेंगी और समय समय पर मूल्यांकन होगा कि प्रशिक्षण वास्तव में मदद कर रहा है या नहीं। यह बदलाव है निगरानी से आत्मनिर्भरता की ओर का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि भिखारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज में पुनः स्थापित किया जा सकता है, या फिर यह सिर्फ कागज पर ही रहने वाला डिसीजन है सर्वोच्च न्यायालय का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं उन दिशा निर्देशों की जो कानूनी सहायता के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्याय का मतलब तभी है जब वो पहुंच में हो। कोर्ट ने कहा कि अब हर कैदी को उसकी भाषा में उसके कानूनी अधिकार बताए जाएंगे और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर 3 महीने में वकील भेजेगी। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण हर 3 महीने में पैनल वकील को भिखारी आश्रय गृह में भेजेगी इस काम के लिए। यानी अब कोई बेवजह फंसा नहीं रहेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने महिला और बच्चों के लिए खास आदेश दिए हैं। पहला, महिलाओं के लिए अलग सुरक्षित व्यवस्था होगी। दूसरा, बच्चों को कभी भिखारियों के आश्रय गृह में नहीं रखा जाएगा। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा। आप यहां ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के रेफरेंस में साफ ये कह दिया है कि उनको भिखारी आश्रय गृह में नहीं रखा जाएगा। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत बाल कल्याण संस्थान में रखा जाएगा और बच्चों के लिए शिक्षा और काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यह सबसे संवेदनशील वर्ग की रक्षा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही और निगरानी के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि अब जवाबदेही तय होगी। हर राज्य में मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी। दूसरा, सालाना रिपोर्ट प्रकाशित होगी। और तीसरा, अगर मौत लापरवाही से हुई तो राज्य को मुआवजा देना होगा और अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई भी होगी। यानी अब जिम्मेवारी स्पष्ट और लागू करने योग्य है। अब बात करते हैं अनुपालन की कि किस तरीके से इन दिशा निर्देशों को अनुपालित किया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि हर राज्य एक डिजिटल डेटाबेस बनाएगा। हर राज्य सभी भिखारी आश्रय गृह में रहने वाले निवासियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाएगा। सब आदेश 6 महीने में लागू होंगे और सामाजिक न्याय व्यवस्था 3 महीने में मॉडल गाइडलाइन बनाएगा। सामाजिक न्याय मंत्रालय को 3 महीने के अंदर इस पर मॉडल गाइडलाइन बनाने हैं, क्योंकि अब यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, पूरा का पूरा रोड मैप सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कैदियों का डिजिटल डेटाबेस पारदर्शिता बढ़ाएगा या फिर निजता प्राइवेसी का खतरा बढ़ेगा? कमेंट में लिख के बताइए ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी रिस्क, जो भी आपका विचार है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष यही है सर्वोच्च न्यायालय के इस
फैसले से और इन दिशा निर्देशों के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने भिखारियों के आश्रय गृह को नया मायना दिया है। अब यह नियंत्रण की जगह नहीं बल्कि गरिमा और न्याय का स्थान होंगे। अनुच्छेद 21 से जोड़कर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मानवीय परिस्थितियां अब दया नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें वास्तव में इसे लागू करेंगी या यह आदेश भी कागज पर ही रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला हजारों जिंदगियां बदलेगा या सिस्टम फिर नाकाम होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर नया फीचर आया है हाइप का, उसे भी इस्तेमाल करिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। यूट्यूब थैंक्स के थ्रू, सुपर चैट के थ्रू, और आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियो को प्रसारित करके, फैला के, अपने साथियों के साथ शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए ऐसे और सेशंस लेके आते रहें। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।